ACPPSC, मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम का जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप PDF जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और अदरवाइज आप वो चैनल पे से वो पार्ट देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने 12 स्कीम जो है डिस्कस करी थी, अब 13 नंबर का करेंगे। तो 13 है अमृतकाल। तो 75th इंडिपेंडेंस डे था, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उन्होंने जो आने वाले 25 साल हैं उनको जो नाम दिया है वो अमृतकाल का दिया है। तो अमृतकाल का मतलब क्या हो गया? इंडिया एट 100 ईयर। तो वो जो साल है वो आने वाले 25 साल जो है अमृत काल का नाम दिया है फॉर इंडिया और हर सिटीजन। तो पर्पस क्या होगा अमृत काल का? तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप पर्पस क्या होगा, ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में कि इसमें से कौन सा पर्पस नहीं है। तो पहला क्या है कि बेटर लाइव्स ऑफ सिटीजन। तो लाइव्स ऑफ सिटीजन के बारे में बात की गई है। फिर सेकंड है लेसन द डेवलपमेंट डिवाइड बिटवीन विलेज एंड सिटी। विलेज एंड सिटी के बीच में डिवाइड को कम करना। फिर तीसरा है कि गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस है पब्लिक लाइफ में उसको रिड्यूस करना, कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस। एंड चौथा है कि हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सो दैट इंडिया इज नॉट बिहाइंड एनी कंट्री। तो पहला क्या है? लाइव इम्प्रूव करना, फिर डेवलपमेंट डिवाइड को रिड्यूस करना, फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना, एंड तीसरी चीज़ क्या हो गई कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करना, कि इंडिया जो है बाकी कंट्रीज़ के एट पार जो है काम कर सके। तो इंडिया स्टार्टेड विद द स्पिरिट ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब जो है एक चीज़ और ऐड हो गई है, सबका प्रयास। मतलब दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ऑल इज एडेड टू अ वेरी एस्पेक्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द इंडिया गोल फॉर द डेवलपमेंट। तो अब अमृत काल में ये सबका प्रयास भी जो है वो ऐड हो गया है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम ABPMJAY कहते हैं। तो ये भी आप याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको फुल फॉर्म ना दे दी जाए और आपको सीधे ऐसे करके दे दिया जाए JAY, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या होता है PMJAY। तो स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 2018 में। ये स्कीम जो है एक सम इंश्योर करती है ₹5 लाख पर फैमिली। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पर फैमिली के लिए बात की गई है, पर पर्सन के लिए नहीं। फॉर सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी केयर। तो प्राइमरी नहीं है, इसमें प्राइमरी नहीं है, फैमिली है और सेकेंडरी है एंड टर्शरी है। जो हेल्थ बेनिफिट पैकेज है वो कवर करेगा सर्जरी, मेडिकल, डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक। बेनिफिशियरी जो आइडेंटिफाई होंगे वो लेटर जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा है उससे आइडेंटिफाई होंगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो नोडल एजेंसी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PMJY। और इसकी जो फंडिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि 60 to 40% जो है ऑल स्टेट एंड यूटीज़ विद देयर ओन लेजिस्लेचर। मतलब वो यूटीज़ जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, तो इनका खुद का लेजिस्लेचर है, तो वो यूटीज़। एंड 90 to 10 हो गया नॉर्थ ईस्ट जितने स्टेट हैं आपके, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और 100% जो है वो सेंट्रल फंडिंग होगी। 100%, ये नेक्स्ट लाइन में होगा, 100% उन यूटीज़ के जिनका लेजिस्लेचर नहीं है। तो ये जो है आप ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। 2018 में 5 लाख पर फैमिली सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए, 60-40 वो स्टेट यूटी जिनका लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो जन औषधि परियोजना जो है तो जिसको हम PMBJP कहते हैं। तो याद ही रहेगा BJP के नाम से, PMBJP was launched by Department of Pharmaceutical in 2008 under the name जन औषधि कैंपेन। तो ये 2008 में लॉन्च हुई थी। तो मतलब कांग्रेस के टाइम में ये स्कीम लॉन्च हुई थी जन औषधि के नाम से, लेकिन अभी जब आपकी NDA गवर्नमेंट आई तो उसने इसको रिवैम्प्ड कर दिया और इसको दोबारा जो जिस नाम से लॉन्च किया PMBJP एंड विद 2015-16। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2015-16। तो ब्यूरो ऑफ फार्मा जो है PSU ऑफ इंडिया BPPI मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है। वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है जन औषधि का।
BPPI ने जो है ऑल्सो डेवलप द जन औषधि सुगम एप्लीकेशन जो है डेवलप की है। इसके अंदर जो है जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिसमें जो है BPPI जो है सपोर्ट करेगा इन केंद्र को एज अ पार्ट ऑफ PMBGP वेयर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन आर अवेलेबल टू ऑल। तो बेसिकली जन औषधि केंद्र क्या है कि जैसे आपकी एक जैसे मेडिसिन होती है, एक कोई भी मेडिसिन है, वो उसकी एक जेनरिक मेडिसिन होती है, मतलब एक फॉर्मूला है। जैसे आपको कोई भी मेडिसिन है, उसमें आपको पैरासीटामोल है, वो फॉर्मूला चाहिए, तो पैरासीटामोल की एक जेनरिक मेडिसिन होगी। ये नहीं है कि वो सिप्ला की होगी या फिर किसी और कंपनी की होगी, ऐसा नहीं होगा, ब्रांडेड नहीं होगी, एक जेनरिक मेडिसिन होगी कि मतलब हाँ कि आपको वो सॉल्ट मिल जाएगा उस जेनरिक मेडिसिन के अंदर, और वो भी बुखार ही उतार देगा आपका। तो इस तरह से जो है क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। जो केंद्र वो सेटअप किए जाएंगे बाय डॉक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO, फार्मासिस्ट जो हैं, और एट एनी प्लेस और आउटसाइड द हॉस्पिटल प्रेमाइसिस। तो इसका आप जो है ध्यान रखेंगे। फिर PM स्वनिधि जो है लॉन्च हुआ जून 2020 में। कोविड के टाइम में ये लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया था। जितने भी आपके स्ट्रीट वेंडर हैं उनको जो है अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया जाए। तो ये अनाउंस हुआ था एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर आपको इकोनॉमिक स्टिमुलस जो प्रोवाइड हुआ था, उसमें सेकेंड वाले में जो है ये हुआ था। इसमें क्या है कि जो वेंडर है वो कोलेट्रल फ्री, मतलब कोलेट्रल फ्री मतलब उसको कुछ भी गिरवी या कुछ भी मतलब एक सिक्योरिटी या कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एक कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000 विच इज़ रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन अ ईयर। तो 10,000 रुपये मिलेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है 1 साल के अंदर। जल्दी पे कर देगा तो कोई पेनल्टी नहीं है, तो फॉर अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है अंडर द स्कीम। तो अंडर द स्कीम जो है ये लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। It is for the first time that these institution has been allowed in a scheme for the urban poor due to their ground level presence and proximity to them। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है इनको अलाउ किया गया है अर्बन पुअर के लिए। बेसिकली ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है रूरल एरिया में जो है वो ज़्यादा वर्क करते थे, लेकिन पहली बार इसलिए प्रोवाइड किया गया है क्योंकि इनकी प्रेजेंस और प्रॉक्सिमिटी जो है स्ट्रीट वेंडर से ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप गति शक्ति मास्टर प्लान। तो इट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव जो है 75 इंडिपेंडेंस डे पे जो है अनाउंस हुआ था। ये एक 100 लाख करोड़ प्रोजेक्ट है फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो PM गति शक्ति पूछा जाए किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसका काम क्या है कि जो ग्लोबल प्रोफाइल है लोकल मैन्युफैक्चरर की, उनको रेस करना और उनको हेल्प करना कि वो वर्ल्ड वाइड जो है अपने काउंटर पार्ट से जो है compete कर सके। जितने भी आपके न्यू इकोनॉमिक जोन आने वाले हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ को ये रेस करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा। जब इंडस्ट्री होगी ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेंगी। तो स्कीम के जो आपकी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी, तो गति शक्ति स्कीम जो है, इस स्कीम को 110 लाख करोड़ वाली जो ये स्कीम थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसको सब्ज्यूम कर लेगा। तो अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो सिर्फ एक ही स्कीम है गति शक्ति, ये इस स्कीम को सब्ज्यूम कर लेगा। इसके अंदर क्या है कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 2 डिफेंस कॉरिडोर। तो 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर हैं उसके अंदर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, एंड नेम दोज डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, कितनी हैं और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, आप ये मुझे बताएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सब लोग। तो कितनी डिस्ट्रिक्ट है और ये हैं, आप ये मुझे बताएंगे। फिर उसके बाद क्या है, एक्सटेंडेड 4G कनेक्टिविटी सारे विलेज में इज़ अनदर एम।
और एडिंग 17,000 किलोमीटर थ्रू द गैस पाइपलाइन इज बिंग प्लान। तो 17,000 किलोमीटर जो है पाइपलाइन में प्लान किया गया है। इसका काम क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसका एम्बिशियस टारगेट है set by for 2024 to 25, including the expanding the length of the national highway network to 2 lakh kilometer and creation of more than 200 new airports, heliports and water aerodromes। इसका काम इसका मतलब गवर्नमेंट का जो एम है कि नेशनल हाईवे जो है एक्सपेंड कर देना है 2 लाख किलोमीटर तक, उसको भी इसको फुलफिल करने में ये स्कीम काम होगी। इसके अंदर जो है ये जो जितनी भी 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक साथ लेके आएगा। नेक्स्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है कि एक तरह का आपका प्रिंसिपल है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोफ्यूल, जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर बाय ईस्ट और बाय पेट्रोकेमिकल प्रोसेस सच है इथाइलिन हाइड्रेशन। तो बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब यही है कि आपको जैसे पेट्रोल या फिर जितने भी आपके फ्यूल्स हैं उसमें इथेनॉल की मिक्सिंग करके आप फ्यूल को जो है वो बनाया जाता है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम यही है कि एक तरह का बायोफ्यूल है और ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, तो हम जितना ये डिपेंडेंट रहते हैं पेट्रोल पे और हमारा इंपोर्ट भी बढ़ता है और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो इन सारी चीज़ों से इजाद दिलाने के लिए अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे तो हमारे जो पेट्रोल की खपत है वो भी कम होगी, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है फ़ायदा होगा। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है एम्स करता है कि ब्लेंडिंग इथेनॉल विद पेट्रोल, तो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाएगा, देबाय ब्रिंगिंग इट टुगेदर अंडर द कैटेगरी ऑफ द बायोफ्यूल एंड सेविंग मिलियन ऑफ डॉलर्स बाय कटिंग फ्यूल इंपोर्ट एंड डिक्रीजिंग कार्बन एमिशन। तो इससे क्या दो बेनिफिट है आपका, एक तो फ्यूल इंपोर्ट डिक्रीज कर रहा है और दूसरा आपका एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है, कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस कर रहा है। तो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाएंगे, आपका इंपोर्ट भी बचेगा और कार्बन एमिशन भी रिड्यूस होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहले उसका टारगेट था उसको एडवांस कर दिया है। अब क्या है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है आपको पेट्रोल में, इसको बोलते हैं E20 2025 तक। तो पहले टारगेट क्या था 2030, अब हो गया है 2025। तो आप ध्यान रखेंगे 2025 जो है 20%। अब करेंटली क्या है कि 8.5% ऑफ इथेनॉल इज ब्लेंडेड विद द पेट्रोल इन इंडिया। तो अभी जो है 8.5% जो है ब्लेंड होता है, इसको 20% लेके जाना है 2025 तक। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है मई 2020 में लॉन्च हुआ विद एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है 20 लाख करोड़ का जो अनाउंस हुआ था फॉर अचीविंग द मिशन। तो मिशन जो है फोकस करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स। तो आत्मनिर्भर का मतलब ही ये होता है कि सेल्फ रिलायंस, कि आप अपने आप में जो है आत्मनिर्भर हैं। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि आपके जो लोकल प्रोडक्ट हैं जो इतने आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आपके वो इंटरनेशनल मार्केट में भी compete कर पाएंगे और आपको किसी और जो कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा बाकी चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब आत्मनिर्भर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है इनवर्ड पॉलिसी जो है फॉलो कर लें, कि हम बिल्कुल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको बिल्कुल ही रोक दें, ये इसका मतलब नहीं है। इसका सिर्फ सिंपली मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिलायंस, अपने आप में जो है आप निर्भर होना, किसी पे आप डिपेंडेंट रहना। मतलब इट डजंट मीन कि आप ट्रेड रोक देंगे, ट्रेड आपकी चलती रहेगी जैसे चल रही है, लेकिन आपको जो है किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो डिपेंडेंट ना होना पड़े वो ही चीज़ है कि मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ जैसे कुछ सपोज कि वॉर हो गया, सपोज चाइना में कुछ वॉर हो गया या फिर कहीं भी कुछ हो गया, कुछ ऐसी चीज़, सप्लाई चेन रुक गई कहीं से, तो अगर इंडिया आत्मनिर्भर नहीं होगा तो अगर ये सप्लाई चेन रुक जाएगी तो इस पहली बार सप्लाई चेन रुक गई तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट भी नहीं हो पाएंगी।
इंपोर्ट भी नहीं हो पाएंगी, तो फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, एंड आपका डिमांड ज़्यादा होगी, आपकी सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तो इन्फ्लेशन भी क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन क्रिएट होगा तो इकोनॉमी पे भी हैम्पर होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी साइकिल बनती रहेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इजाद पाने के लिए ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये 5 पिलर पे बेस्ड है। पहला इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो ये जो पांचों पिलर हैं उनको याद कर लेना। ये एग्जाम में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। तो मिशन जो है ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट द जो मेक इंडिया इंडिया इनिशिएटिव है विच इंटेंड टू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी जो है ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट चीज है फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो आपके एसेंशियल माइक्रो मतलब कोई भी आपका फूड है उसमें डेलिब्रेटली जो है जितने भी एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके वाइटामिन्स हो गए, फॉलिक एसिड हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, जितने भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डेलिब्रेटली उसमें फोर्टिफाई किया जाए जिससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये होता है कि फूड फोर्टिफिकेशन। तो FSSAI जो है वो ऑपरेशनलाइज करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 फॉर फोर्टिफाइंग स्टेपल्स। जैसे व्हीट, फ्लावर और राइस है उसको जो फोर्टिफाइड किया जाता है वो आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के साथ। मिल्क एंड एडिबल ऑयल को जो है विटामिन A और D के साथ फोर्टिफाइड किया जाता है। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को जो है आयोडीन और आयरन के साथ। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि जैसे आ गया आपका डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट जो है वो किस किस के साथ जो है क्या क्या किसके साथ फोर्टिफाइड किया जाता है। तो इसे आयोडीन एंड आयरन। बायो फोर्टिफिकेशन वो ऐसा प्रोसेस होता है, देखो फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन में क्या आंसर है। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप होती है वो इम्प्रूव होती है बाय एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, या तो मतलब जैसे कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग कर दी है या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर दी, तो मतलब उसमें जो है वो यूज़ होती है। मतलब आपके प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हो, मतलब कोई भी आप एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो वो बायो फोर्टिफिकेशन होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो एग्जाम्पल हो गए बायो फोर्टिफाइड फूड के, जैसे राइस का हो गया CR धन 315 जिसमें जिंक होता है। वीट का हो गया HI 1633 रिच इन प्रोटीन, आयरन एंड जिंक है। मेज का हो गया हाइब्रिड वेराइटी एनरिच विद लाइसिन और ट्राइप्टोफैन हो गया। और मधुबन गाजर जो है आप उसको वो भी एक बायोफोर्टिफाइड है। नेक्स्ट है निपुण भारत प्रोग्राम। तो निपुण जो भारत प्रोग्राम है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। तो इट इज़ अमंग द सीरीज ऑफ मेजर जो टेक हुए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो कुछ सीरीज ऑफ मेजर अडॉप्ट किए हैं जिसलिए आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो सही से इम्प्लीमेंट करें, उसमें निपुण भारत जो प्रोग्राम है दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव। इसका काम क्या है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना टू एंश्योर दैट यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। तो मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिससे आपका एक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिसी जो है वो बच्चे जो हैं एक्विजिशन कर सकें, जिससे सारे जो बच्चे हैं वो एक डिज़ायर लर्निंग जो कम्पिटेंसी है वो अचीव कर सकें रीडिंग में, राइटिंग में और न्यूमेरिसी में। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमेरिसी बाय द एंड ऑफ द ग्रेड 3 बाय 2026। तो इसमें क्या ध्यान रखने की बात है कि कम्पिटेंसी किस में लेनी है, रीडिंग में, राइटिंग में एंड न्यूमेरिसी में बाय एंड ऑफ ग्रेड 3। और कब तक, 2026 से 27, 2026 से 27। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो बेसिकली इट इज़ बेसिकली अ गोल ओरिएंटेड सेट ऑफ प्रोग्राम और द लक्ष्य फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। तो लक्ष्य जो है आपका वो बेस्ड होता है लर्निंग आउटकम डेवलप बाय द NCERT एंड इंटरनेशनल रिसर्च एंड ORF स्टडी।
जो इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर। तो टीचर का जो आपका प्रोग्राम है निष्ठा प्रोग्राम, उसके अंदर एम्फेसिस दिया जाएगा। तो एक स्पेशल पैकेज फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी अंडर निष्ठा इज बीइंग डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी एंड अराउंड 25 टीचर टीचिंग एट प्राइमरी टू प्री प्राइमरी टू प्राइमरी ग्रेड विल बी ट्रेन्ड दिस ईयर ऑन FLN। तो जो आपका टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है निष्ठा, उसके अंदर जो है उस पर भी एम्फेसिस दिया जाएगा। इसमें जो है 5 टीयर जो है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो सेटअप होगा, जैसे नेशनल लेवल पे होगा, एक स्टेट पे होगा, डिस्ट्रिक्ट पे होगा, ब्लॉक पे होगा और स्कूल पे होगा। तो ये 5 लेवल के जो है ये होंगे इन ऑल स्टेट एंड यूटी अंडर द एजेस ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा के अंदर जो है 5 टीयर जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म सेटअप होगा। तो समग्र शिक्षा स्कीम जो है 2018 में लॉन्च हुई थी, एक ओवर रीचिंग प्रोग्राम है फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडेड फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। तो ये पहले क्लास 12 तक नहीं था, अभी ये इनिशियली अपडेट हुआ है, ये प्री स्कूल से क्लास 12 तक हो गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये प्री स्कूल से क्लास 12 तक है। तो इंटीग्रेटेड स्कीम एनविसेज द स्कूल एज अ कॉन्टिनम फ्रॉम प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी टू सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये लॉन्च 2018 में हुई थी। तो 2 पार्ट फिनिश हो चुके हैं हमारे गवर्नमेंट स्कीम के। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट जो है आप वीडियो से बने रहिए, हम देखेंगे। और ये ACPPSC प्रीलिम्स 2020 कोर्स है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो स्कीम वाली जो PDF है वो इस कोर्स के साथ ही आपको मिलेगी। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।